नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोपहर के 1 बज रहे थे। रसोई का काम निपटाकर मैं लेटी हुई अपने बेटे तुषार के बारे में सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है, शायद डाकिया होगा। यह सोचते हुए बाहर आई और दरवाजा खोला तो देखा सामने एक 21-22 साल की युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं चित्रा, आपके बगल वाली। वह बोली, अरे चित्रा, तुम यहाँ कैसे? और यह क्या हाल बना रखा है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। चित्रा बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मेरा इशारा पाकर वह बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो चित्रा के नक्श काफी तीखे थे। रंग गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे काले बाल उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज में चित्रा बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे, पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एक तक उसे देखते हुए सोचती रही। बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे चुप देख शायद वह मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2-3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज रोज की मार और तानों से पीड़ित हो चुकी हूँ। यह कहकर चित्रा मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह खपक पड़ी और मेरे स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया और रोने लगे। आंटी, कई बार जी में आया कि अपने आप को खत्म कर लो। कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, किंतु इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छांव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर मैं अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ। वह स्पष्ट ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। आंटी, प्लीज मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू। जब तक मैं हूं तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आंखें भर आई। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक बच्ची सी बनी मुझसे चिपकी रही मेरे से। मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को करीने से सजाकर मैं बाहर ले आई तो थाली देख चित्रा रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। चित्रा 3 साल की थी। काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ छीन ली। चित्रा की माँ को ब्लड कैंसर था। बहुत इलाज कराया था चित्रा के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। इस सदमे से उबरने में चित्रा के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद यह स्वार्थ कहीं भी छिपा था कि चित्रा अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। इस दौरान उर्मिला का चित्रा के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु ज्यों ही उर्मिला की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेले माँ का चित्रा के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। उर्मिला ने जब बेटी को जन्म दिया तो चित्रा के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में उर्मिला को 3 बेटियां हो गई। और ज्यों ज्यों चित्रा की बहनों की संख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता चला गया। आए दिन चित्रा के शरीर पर उभरे मार के निशान माँ के सौतेलेपन को चीख चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी उर्मिला।
जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब चित्रा के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान छलकते थे। उर्मिला का खुद की पुताई से जब भी जी नहीं भरता तो वह उसके पिता राम सिंह से चित्रा की झूठी शिकायत करती। पहले तो वह और ध्यान नहीं देते, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से चित्रा को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप भी तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी, निकलती तो बस सिसकियां। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। चित्रा बहनों को जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों का छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो चित्रा जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में चित्रा मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब उर्मिला ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चित्रा के साथ इतनी निर्दयता देख दिल करा उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची की क्या दोष है। उस दिन तो उर्मिला ने हद ही कर दी, जब चित्रा का बिस्तर और सामान बगल के बने गैराज में लगा दिया। मेरी छत से उसका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा चित्रा एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आओ न देखा ताव चटाचट चित्रा के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं की मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई है मेरे खातिर की जी जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? बहुत मोटाई चढ़ी है, जहर खाकर मर जा। अब और खाना नहीं है, भूखी मर। आवाज के साथ उर्मिला के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वह नजारा देखकर तो मैं अवाक रह गई। काफी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और चित्रा को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो मेरे इशारों को समझ नहीं पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलीथीन में भरकर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। चित्रा ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गैराज में चली गई। वहां बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे यह एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं चित्रा के लिए अवश्य रख देती और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक आत्मसुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। मेरे भाई की शादी थी। मैं 8-10 दिन के लिए मायके चली आई, लेकिन चित्रा की याद मुझे तब तक परेशान करती, खासकर तब और अधिक जब उसकी याद आती जब मैं खाना बनाने बैठती। यद्यप हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती एवं समझ लेती थी। भाई की शादी से जब वापस घर लौटी थी, सीधे छत पर गई। वहां देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लिपटे पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गर्म चिमटे से मारा। मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। मैं कागज को टुकड़े को उठा उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो चित्रा अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी से बैठी पढ़ रही थी। दौड़कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियां लेकर ऊपर आ गई और चित्रा को इशारा किया। मुझे देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। चित्रा ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी।
तभी उसकी छोटी बहन आरती वहां आ गई और चित्रा को मिठाइयाँ खाते देख जोर जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि चित्रा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। आरती ने मिठाई तो खा ली पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। उर्मिला झट से बाहर आई और चित्रा के हाथ से डब्बा छीन कर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा, अंदर बर्तन पड़े हैं, उसे मांज दे धो ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। चित्रा के साथ साथ उर्मिला मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद चित्रा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है, पर एक दिन जब चने की दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह चित्रा ने ही फेंका होगा। दाल को नीचे रख कागज खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, जब से होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिनकी माँ मर जाती हैं उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर भी वह मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफर हो गया है, हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। फिर किससे कहूंगी अपनी दर्द? आपकी याद बहुत आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार लग रहा है, अब ज्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर चित्रा के बारे में अपने पति सुभाष से बातें करती तो वह गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। चित्रा को लेकर मैं काफी ऊहापोह में रहती थी किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक चित्रा का एक पत्र आया, फिर तो यदा कदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और न ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज से मैं अतीत की यादों से बाहर निकल आई तो देखा चित्रा सामने बैठी है। उसके हाथ कपकपा रहे थे, शायद इसी वजह से कटोरी गिर गई थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब जच रही थी। उसके बाल संवारे तो अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे हम काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। चित्रा तो सो गई, फिर मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो चित्रा को अपनाने पर, दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर सुभाष की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा न लगे चित्रा का यहाँ आना। इसे उधेड़बुन में रात के 8 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर खोला। सुभाष ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देखकर पूछ बैठे, क्यों आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? चित्रा को लेकर मैं इस उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना भी भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर सुभाष के लिए चाय बनाने लगी। विचारों का क्रम लगातार जारी था। बार बार यही सोच रही थी कि चित्रा के यहाँ आने की बात सुभाष को कैसे बताया जाए। क्या सुभाष चित्रा को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। सुभाष मेरी इस मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र एवं परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? मैं शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। उचित मौका देख मैंने बड़े ही सधे शब्दों में कहा, चित्रा आई है। मेरा इतना कहना था कि सुभाष गंभीर हो उठे और कुछ नहीं बोले। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। चित्रा को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। सुभाष दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे। मैं थी एक और लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। सुभाष काफी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद सुभाष की आवाज ने मेरी विचार श्रृंखला पर विराम लगाया और बोले, देखो, मैं चित्रा को उसकी माँ तो नहीं दे सकता हूँ, पर सासू माँ को दे ही सकता हूँ।
मैं चित्रा को इस तरह नहीं बल्कि अपने घर में बहू बनाकर रखूंगा। तब यह दुनिया और समाज कुछ भी नहीं कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। सुभाष ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था वह इस तरह अपना फैसला सिखाएंगे। मैं चिपक गई सुभाष के विशाल हृदय से और रो पड़ी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो इतने अच्छे दिल वाले इंसान की पत्नी हूँ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही सुभाष भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसले को क्या तुषार स्वीकार करेगा। तुषार समझदार और संस्कारवान तो है, और शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं ज्यादती तो नहीं होगी। आखिर इंजीनियर बन गया है, कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफर तो नहीं। उसकी क्या पसंद है कभी पूछा ही नहीं। एक और जहां मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास भी था कि वह कभी हम लोगों की बात टालेगा नहीं। कई बार मन में विचार आया कि फोन पर बेटे से पूछ लो कि वह चित्रा से शादी करेगा कि नहीं, पर फिर यह सोच कर के फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, अतः उसके आने का इंतजार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए चित्रा की सेहत सुधरने लगी। रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा स्निग्ध और कांतिमय होकर सोने सी दमकने लगी। आंखों में चमक आ गई। मेरे आंचल की छांव पाकर चित्रा में एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान दिखाई देने लगी थी। मैंने इसी बीच कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन करवा दिए, और वह दिन भी आ गया जब तुषार बेंगलोर से वापस आ गया। बेटे की आने की जितनी खुशी, उतनी ही खुशी उस फैसला को सुनने को भी थी। एक दो दिन बीतने के बाद मैंने अनुभव किया कि वह भी चित्रा से प्रभावित है, तो अपनी बात उसके सामने रख दी और तुषार सहर्ष तैयार हो गया। मेरी तो मनमागी मुराद पूरी हो गई। मैं तेजी से दोनों के ब्याह की तैयारी में जुट गई, और साथ ही चित्रा के पिता और तुषार की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में न तो उर्मिला आई और न ही चित्रा के पिता राम सिंह। चित्रा को बहुत इंतजार रहा कि पापा जरूर आएंगे, किंतु उन्होंने न आकर चित्रा की रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। अपने नव जीवन में प्रवेश कर चित्रा बहुत खुश थी। एक नया घरौदा जो मिल गया था, और उस घरौदे में माँ के आंचल की ठंडी छांव जो थी उसे बचपन से नहीं मिली थी। अब वह हमेशा हमेशा के लिए माँ के आंचल की छाव में रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।